हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब आई विटनेस न्यूज पर शुरू कर रहे हैं बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अजीत महाजन जी। कांग्रेस से रवि द्विवेदी जी है, पूर्व उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मिश्रा जी हैं और आम आदमी पार्टी से राजगारों पांडे जुड़े हैं। ये पैनल है आज का, और इसको लेकर के आज हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले भी आप सबसे निवेदन किया था और ये कि हम इस समय तमाम सी जो कोविड से उत्पन्न समस्याएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी राजनीति है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो संकट काल चल रहा है उसमें तरह तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। खासतौर से दूसरी लहर में जो स्थिति बनी है उसमें ये बात बिल्कुल साफ उभर करके सामने आई है कि स्थितियां बहुत अधिक खराब है और जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। और अब तो बीजेपी नेताओं की भी जुबानें खुलने लगी हैं। ये स्थिति सामने आई है। पहले भी कानून मंत्री और जो स्थितियां हैं उनको बीच में डिस्टर्ब हो रहा भाई। जो स्थितियां रही हैं उन पर सरकार का, मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। अब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने एक पत्र लिखा है और तमाम सी स्थितियां हैं उन पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है और स्पष्ट रूप से बताया है कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं, कोई कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है। वो जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो मदद करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ 2 दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंह राठौर ने पोस्ट की। उन्होंने भी ये कहा कि मैं पिछले 24 घंटे में प्रयास करने के बावजूद अपने पिताजी के लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पाया हूँ। उन्होंने बिल्कुल अपनी असमर्थता, जब सारे प्रयास उन्होंने कर लिए तब उन्होंने पोस्ट डाली और अपनी असमर्थता फेसबुक की उस पोस्ट में जाहिर की। ये इस तरह की घटनाएं हैं। कई विधायक और कई सांसद इस तरह के पोस्ट पहले भी लिख चुके हैं, बता चुके हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इस बीच दूसरा पहलू भी सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री है राजीव प्रताप सिंह रूडी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद है इस समय। उनके अमनौर स्थित दफ्तर में कई दर्जन एम्बुलेंस खड़ी मिली हैं। एम्बुलेंस पर भगवा रंग का कवर ढका दिखा है और इस कवर के नीचे एम्बुलेंस है जो सांसद विकास निधि से खरीदी गई थी। इस बारे में खुलासा ना भी होता अगर जन अधिकार मंच के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अगर ये साफ न किया होता तो ये खुलासा ना भी हुआ होता। लेकिन पप्पू यादव ने हिम्मत करके राजीव प्रताप सिंह रूडी के दफ्तर पहुंच करके ये खुलासा किया और वो दर्जनों एम्बुलेंस वहां दफ्तर में कतार में खड़ी दिखी हैं। और उसके बाद में ट्वीट पर ट्वीट हुए, सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद में कई चीजें निकल करके सामने आई। जब बहुत फजीयत हुई तो राजीव प्रताप सिंह रूडी के दफ्तर से एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में उन्होंने ये बताया
कि चालक ना होने की वजह से, ड्राइवर ना होने की वजह से ये एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वो इस बारे में प्रशासन को बता चुके हैं। इसके बाद फिर पप्पू यादव ने नैले पर दैला मारा। वो 3 दर्जन से अधिक ड्राइवरों के साथ उपस्थित हुए जिनके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस थे, और उन्होंने कहा कि वो सेवाएं देने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ड्राइवर सेना तैयार है, आप बताइए कि वहां उन्हें एम्बुलेंस कहां सौंपेंगे। इसके बाद में स्थिति कोई जवाब की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन आज सुबह पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने कोविड के निर्देशों का पालन किया, निर्देशों का उल्लंघन किया। एक घटना सामने आई है। दूसरी एक घटना सामने आई है। ये एक बीजेपी के नेता है, सरबजीत सिंह मोखा। इनका अपना अस्पताल है और इनके अस्पताल में उन्होंने लालच में आकर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने मरीजों को लगाया है और इस रैकेट में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके सहित। ये विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं और इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय महामंत्री राजेश तिवारी ने एक्शन लिया है, इन्हें मुक्त कर दिया, खिलाफ कार्रवाई की है। बिहार के दानापुर में जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है वो 1 लाख रुपए तक में बिक रहा है। तो ये तमाम से अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग तरह के चित्र हैं जो इस कोविड काल में सामने दिख रहे हैं कि एक और भाजपा नेता भी असहाय दिख रहे हैं, जिन पर जिम्मेदारी है कि वो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो उस पार्टी के, चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हो उस पार्टी के, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो खुद अपने लिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह राठौर के पिताजी बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं और उसके बाद में वो अस्पताल भी चलाते हैं, इसके बाद भी वो एक सिलेंडर का प्रबंध नहीं कर पाए, उसके बाद उन्हें पोस्ट डालनी पड़ी। उसके बाद में ये सारी घटनाएं हमने आपको बताई। राजीव प्रताप सिंह दूरी के यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस का बड़ा संकट है इसमें। एम्बुलेंस जैसा कि हमारे देश में है कि यहाँ हर आफत में लोग उसे अवसर बनाते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। एम्बुलेंसों की कमी है। एम्बुलेंस के लिए लोग जो है वो मनमाने ढंग से रुपए वसूल कर रहे हैं और किराया वसूल कर रहे हैं। जगह जगह प्रशासन ने कार्रवाई की है, रेट निर्धारित किए हैं। इसके बाद में भी कोई स्थिति अच्छी सुधर नहीं रही है। इसके बाद में दूसरा पहलू हमने आपको बताया कि ये तमाम दर्जनों एम्बुलेंस वहाँ कपड़े से ढकी हुई खड़ी है जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। एक और इसके बाद में जानकारी पप्पू यादव ने एक और जानकारी दी कि जो राजीव प्रताप सिंह रूडी हैं ये कौशल विकास के मंत्री रहे और 2016 में इन्होंने एक चालक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कराया था वहाँ सारण में। लेकिन और पूछा उन्होंने कि जो 5 साल पहले आपने जिस चालक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कराया था कि आपका वो प्रशिक्षण संस्थान 5 साल में 70 ड्राइवर भी नहीं दे पाया है। ये तमाम के सवाल पप्पू यादव ने उठाए और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि सुबह उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब तमाम से जो विपक्ष के नेता है वो यही कह रहे हैं कि ये सब जो सरकार है वो चाहती कि सारे जो नेता है विपक्ष के उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो जाए और जेल में ही कहीं ना कहीं सांसें उनकी थम जाएं, वो मर जाएं। ये चीजें भी पोस्ट में आ रही हैं। आजम खान की हालत बहुत खराब है, इसको लेकर भी वहाँ से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। बहुत स्थिति खराब है, उनके बेटे की स्थिति खराब है। एक अलग पक्ष है। अनिल मिश्रा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि हमने जो संकट काल है उसके कई चित्र आपके सामने पेश किए और उसमें किस तरह से लोग आफत में अवसर ढूंढ रहे हैं, किस तरह से भाजपा नेताओं के चेहरे सामने आए हैं, किस तरह से भाजपा नेताओं की जो लाचारी है, बेबसी है वो सामने आई है। कैसे स्थिति का सामना ऐसी स्थिति में हो पाएगा और जो इस मौके पर आफत में अवसर ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या कहा जाना चाहिए, कैसे उनकी निंदा की जानी चाहिए? शेखर जी, दो प्रश्न जो है मुख्य रूप से उभर करके सामने आए हैं इसमें बुलेटिन में। एक तो ये कि सत्ता
पक्ष के लोग भी इतना लाचार हो सकते हैं और इतने महत्वपूर्ण पदों के ऊपर अगर इतने लाचार लोग बैठे हुए हैं तो किस तरीके से हिंदुस्तान में लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की हिफाजत हो सकेगी। केंद्रीय सरकार का मंत्री मुख्यमंत्री को अपने एक पत्र लिखता है और पत्र लिख करके उसकी भाषा में आखिर में एक शब्द आता है कि और मैं क्या करूं। कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है, कितना दर्द छुपा हुआ है इसमें कि केंद्रीय सरकार का मंत्री पूछ रहा है कि अधिकारी मेरा टेलीफोन नहीं उठाते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं, और उस पत्र में वो बाकायदा विवरण देता है, कोरोना से संबंधित अव्यवस्थाओं का विवरण देता है और उसके बाद में जो है वो दर्द भरी आवाज में गुहार लगाता है और कहता है कि मैं क्या करूं। एक चीज कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के चीफ का मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, हमारे भाई शैलेंद्र सिंह जी बहुत ही गंभीर, संजीदा और काफी जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं राजनीति में, जिनको कि मैं मानता हूं इस बात पे। अनर्गल प्रलाप नहीं होता, अनर्गल बयानबाजी नहीं होती और कभी भी उनके जो है वो स्तर से नीचे हट करके कभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनके दिल का दर्द सामने आया है। क्या ये दर्द भी जो है नहीं देखा जाएगा कहीं ऊपर तक? और वो दर्द क्या है? एक बेबस पुत्र का दर्द है कि जिसके कि पिता मृत्यु शैया पे पड़े हुए हैं, वो स्वयं इतने जिम्मेदार पद के ऊपर है कि अधिकारियों से पूरी की पूरी वार्ता करता है और ये सब करने के पश्चात भी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मुहैया कर पाता है अपने पिता को। इससे ज्यादा दर्द भरी स्थिति क्या होगी? और जब इतने इतने जिम्मेदार लोगों की आज की तारीख में ये स्थिति है तो उसके बाद में आम जनता के, आम आदमी की क्या स्थिति होगी? आम आदमी किस दौर से गुजर रहा है, किस दहशत के माहौल से गुजर रहा है? एक सवाल ये आया है और मैं अपनी तरफ से कह दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अगर उनके पास में कहने को कुछ नहीं है तो इतना तो है ही कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। ये समझकर हर सितम हम सह गए। सितम की हद हो गई है, सितम की इंतहा हो गई है। बेबस पुत्र खड़ा हुआ है, बाप खड़ा हुआ है, केंद्रीय मंत्री गुहार लगा रहा है। ये एक सवाल पैदा हुआ और इसके पीछे पता नहीं कितने सवाल हैं। सरकार वो चलाते हैं, सरकार बना लेना आसान होता है, सरकार चलाना बड़ा दिक्कत तलब होता है। यहीं पे गुड गवर्नेंस की और बैड गवर्नेंस की बात आती है। तो गुड गवर्नेंस हम लोग देख रहे हैं कि किस स्थिति तक प्रजातंत्र नीलाम हो रहा है। दूसरी बात, गिरने की भी और जमीन पे किस हद तक गिर जाने की भी एक जो है सीमा रेखा होती है और वो सीमा रेखा भी, मेरी आवाज आ रही है, वो सीमा रेखा भी संभवतः पार हो गई है। आप बताएं, रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन और जो मतलब है वो अपने बिल्कुल एक कोरामीन जैसा हो, संजीवनी बूटी जैसा हो कि जब आदमी बिल्कुल जान जा रही है, एक निश्चित वक्त के ऊपर डॉक्टरों का कहना है कि उसको दिया जाना चाहिए। और इतने इंजेक्शन, 1 लाख से ज्यादा इंजेक्शन जो है नकली बने। सरकार कौन है? केंद्र में सरकार इस वक्त के ऊपर बैठी हुई है, पूरा का पूरा कारखाना चलता रहा नमक के घोल से और उसको लेकर के ग्लूकोज को, और उसके बाद में वो कहाँ कहाँ भेजे गए? वो जो है वो अपने जबलपुर भी गए, वो दूसरे प्रदेशों में भी गए और वहां पे जो है वो अपने लगे और इस तरीके से वो हुई। क्या कार्रवाई हुई? FIR लॉन्च कर ली गई है। FIR लॉन्च करने के बाद में अब कार्रवाई चल रही है उसकी। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा हुआ क्यों? हिंदुस्तान में इस तरीके का क्यों हुआ है? कई स्थितियां नहीं, और सबसे बढ़ करके मैं कहता हूं कि तानाशाहपूर्ण रवैया हमारे जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी के साथ में उभर करके सामने आया है। कुछ कहने को नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने। क्या कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? मालूम है, सांसद विकास निधि से जो है कोई सामान अगर खरीदा गया है, अगर वो 70 एम्बुलेंस वहां खरीदी गई थी तो खरीदे जाने के बाद में किसी के व्यक्तिगत कब्जे में वो एम्बुलेंस कैसे गई? एक सवाल ये भी उठ करके आता है। वो जो है वो अपने जिस डिपार्टमेंट को दी गई होंगी, अब मुक्त की गई होंगी, वहां क्यों नहीं खड़ी थी? और 70 एम्बुलेंस हमारे पास में है और उसके बाद में 70 ड्राइवर नहीं है जिनसे कि उन एम्बुलेंस को हम काम पे ला सकें और इस वक्त पे मरीजों की सेवा कर सकें। ऐसे घुटन भरे माहौल में, ऐसे लाशों के ढेर के ऊपर, इस तरीके की शमशान घाट के ऊपर कतारें तक लगी हैं और एम्बुलेंस जो है 70 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। इसमें तो जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि किस तरीके से सांसद विकास निधि का MP फंड का दुरुपयोग हुआ है। वो जो है वो 70 एम्बुलेंसेस अगर खरीदी गई थी तो खरीदी जाने के बाद में जिस विभाग को वो उनको हैंडओवर होना था वो हैंडओवर क्यों नहीं हुई? कोई व्यक्तिगत नहीं होती है प्रॉपर्टी, सांसद निधि की एक अपने गाइडलाइन होती है और अगर जो है सांसद निधि की गाइडलाइन लोगों ने देखी होगी तो उसमें बाकायदा निश्चित होता है कि किन किन चीजों के लिए हम खरीद सकते हैं, किन चीजों को हम नहीं खरीद सकते हैं, कहाँ पे हम बना सकते हैं, कहाँ पे हम कौन सा निर्माण नहीं कर सकते हैं। और खुलेआम हुआ। और वो राजीव, उनकी जो है वो पप्पू भाई की केवल एक गलती थी
कि हमने इन नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा दी। हमने केवल जो है लोगों को ये दिखा दिया कि देखो, और वो भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अस्पतालों में जा रहे थे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हर जगह वो कोरोना से पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया करने की बात कर रहे थे। और उन्होंने अगर वहां पे इशारा कर दिया कि ये क्यों खड़ी हुई है, इनको क्यों नहीं, इनका चक्का जाम क्यों है, तो उसके बाद में ये गाज गिरी कि सुबेरे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में किनको किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी सूची है। मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हुए, चलिए आपने कह दिया माफिया गिरफ्तार हुए, माफिया गिरफ्तार हुए, वहां से हमने बुलवा लिया, दूसरे प्रदेश से हमने बुलवा लिया। आजम खान साहब की क्या गलती है? आजम खान साहब की इतनी गलती है कि उन्होंने लोगों को शिक्षा देने के लिए वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। तकनीकी बात के ऊपर आप जाते हो, तकनीकी बात के ऊपर कोड़ में खाद निकालते हो, और उसके बाद में जो है वो चूहे और चूहिया जो है चोरी जाने के ऊपर आपकी FIR होती है, आदमी को जेल में डालते हो। और जेल में डालने के बाद में आदित्य जी सुनिए, नहीं है कि वहां जेल में उनके पहुंच जाने के बाद और शिफ्ट हो जाने के बाद एक बयान आता है SP का, और ये कोरोना वार्ड में घूम रहे थे, सबके सब जेल में डाले जाएंगे, सबको सब जो है कोरोना हो जाएगा, सबकी सब से वहां पे ली जाएंगी। इससे बढ़ करके तानाशाही क्या होगी? मैं कहता हूं कि हिटलर के शासन काल में भी ढक करके और छुप करके इस तरीके से चोट नहीं हुई थी, खुल करके तानाशाही चली थी, खुल करके जो लगाए गए थे। शर्म आनी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं कि अब भी कम से कम प्रजातंत्र की हिफाजत के लिए मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं रुके। इससे बढ़ करके मानवता को शर्मसार करने की घटना नहीं कि इधर आदमी मर रहा है, उधर इंजेक्शन बना रहे हैं। और एक और घटना हुई, कई घटनाएं हुई हैं, ऑक्सीमीटर जो है ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। क्या हो गया है? मानवता का क्या इंसान जो है बिल्कुल हैवान हो गया है। इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को जो है बाकायदा कार्रवाई, इनके खिलाफ आपराधिक जो है मामले दर्ज होने चाहिए, इनके खिलाफ हत्या को लेकर के ये सब मामले दर्ज होने चाहिए। और ये इत्तेफाक रखती हूँ अनिल मिश्रा भाई साहब से मैं पूरा। और ये सच बात है कि जब आज जो इन्होंने बोला है भाई साहब ने कि 2 इसमें सवाल उठ के आए हैं, जो भी शेखर भैया ने हम लोगों को बोला है कि एक तो आपदा में अफसर का और दूसरा सत्ता पक्ष की लाचारी। आपदा में अफसर की बात तो देखिए, अगर मैं कहूं तो जब देश का प्रधानमंत्री खुद मन की बात में ये बात सरेआम अनाउंस करता है कि ये आपदा में आप अफसर ढूंढें, और वो स्वयं आपदा में अफसर ढूंढने का चुनाव ज्यादा से ज्यादा इस समय हो जाए जिससे सत्ता हमारे पक्ष में अधिक से अधिक राज्यों की आ जाए, सारा जोड़ गठाना वहां पे करता है और खुद आपदा में अफसर ढूंढने में लगता है, तो फिर ये जो इनके मंत्री हैं या जो इनके चेले हैं वो तो फिर अलग की बात है, वो करेंगे ही। बाकी ये बड़ी बात है कि आज अगर हम कम से कम शब्दों में अगर हम भाजपा या आज के शासन की, जो भारत में आज शासन है या जो आज की स्थिति है, तो तांत्रिक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, निकृष्टतम घिनौना रूप है। और ये पूरे संसार के राजनीतिक इतिहास में आज कभी भी कोई तानाशाह राजा, बहुत पागल राजा, बहुत तानाशाह राजा, बहुत निकृष्ट घिनौने अजीब टाइप के राजा हुए हैं, देश में हुए हैं, विदेशों में हुए हैं, हिटलर हैं, मुसोलिनी है, लेकिन किसी का भी इस तरह का रूप सामने नहीं आया जिससे सरेआम अपने को जो है जनता का सेवक बताते हुए देश की जनता की आशाओं के ऊपर राजनीति की हो। तो इससे ज्यादा घिनौनी बात तो कोई नहीं आ सकती। और रही बात राजीव रूडी जी का, तो उनके जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो सब वहां खत्म हो जाते हैं जहां इस आपदा के अवसर में आप 70 की 70 एम्बुलेंस खरीद के, नंबर 1 तो 70 एक अपने में बड़ी संख्या है, आप अपने क्षेत्र के सांसद हो, अगर आपको बांटनी थी अपने क्षेत्र में तो आप 2, 4, 5, 10 खरीदते, बाकी ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदते। तो आपने नंबर 1 तो 70 एम्बुलेंस खरीदी। और आज मुझे ये बता दें, अगर राजीव जी को आज रूडी जी को वो नहीं मिल रहे हैं उसमें ड्राइवर का होगा क्या, मतलब करेंगे। अगर आज काम नहीं आएंगी तो कल को क्या करेंगे? गाड़ी है वो, कोई जीवन भर के लिए उसकी गारंटी नहीं है, कल को वो कंडम हो जाएगी, उसे ये जाके कबाड़ में बेचेंगे, क्या करेंगे उसका?
तो एक पैसे का, एक देश का जनता के टैक्स के पैसे का आखिर सांसदों को जो निधि मिलती है वो मिलती कहाँ से है? इस गरीब जनता के टैक्स के पैसे से ही तो मिलती है। ये कम से कम अब इस समय जो मैं ये भाजपा के यहाँ इस मंच से भाजपा के सभी सत्ताधारी और सो कॉल्ड नेता, विधायक, सांसद जो सत्ता में इस समय शामिल, उनको कम से कम जमीर झकझोरना, उनका जमीर जगवाना चाहूंगी कि कम से कम अब तो वो जाग जाएं और सरकार की इतनी निकृष्टता कि अपनी जो लाचारी पिताजी को ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पा रहे और वो अपने जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को जो कोविड की बीमारी के समय जरूरी चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो कम से कम मुखर होकर 2-4 के नाम आए हैं, 2-4 नहीं, सभी को आवाज उठानी चाहिए। और इस समय अंधभक्तता का समय नहीं है, आवाज जो है ये जनता एकजुट होने का, कोई कांग्रेस, सपा, भाजपा की बात नहीं है। इस समय जनता की जागरूकता की बात है, की बात है, की बात है। क्या भाजपा आगे, क्या मोदी जी आगे, क्या जनता की लाशों के ऊपर क्या राज करेंगे? क्या जितना आदमी राज होते हैं, जितना आदमी के शासन किया जाता है, लाशों नहीं होता है। और अगर होता है तो नवीन जी जी, ये आज जो है हमारे देश में लोकतंत्र तो रहा नहीं, तानाशाही चल रही है। तानाशाही इन सेंस कि अगर हम सत्ता दल या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, उस आदमी को तुरंत पकड़कर और जेल में भेज दिया जाता है। एक कितना बड़ा घोटाला है ये कि एक सांसद 70 एम्बुलेंस खरीद के और उनको अपने यहाँ खड़ा कर लेता है, और अगर कोई पूर्व सांसद उस बात को उठाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो अब ये लोकतंत्र तो रहा नहीं, यहाँ पे तानाशाही चल रही है, और तानाशाही एक ही आदमी की चल रही है जो पूरे देश को नचा रहा है। अब जो कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि आपदा में अवसर तलाशना है, तो उनके नेताओं ने इस आपदा के समय में अवसर तलाशना शुरू कर दिया है, और वो उसकी सबसे बड़ी वानगी आपके सामने यही आ गई है कि राजीव प्रताप रूडी जी ने 70 एम्बुलेंस खरीद ली इकट्ठी। आप ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और आपके पास ड्राइवर नहीं है, आपने गाड़ी अपने वहां पर खड़ी कर ली। एक अगला व्यक्ति जब लेके ड्राइवर पहुंच रहा है तो उसको ड्राइवर आप ले नहीं रहे, वो तो उसके अपने पर्सनल पप्पू यादव के तो थे नहीं ड्राइवर, वो तो एक ड्राइवर लेके पहुंचे थे कि ये लीजिए आपकी एम्बुलेंस खड़ी है, हम आपको दे रहे हैं ड्राइवर, इनको आप रखिए और इनको यूज करिए, गाड़ियों भेजिए, और जो आपदा आई हुई है, लोग परेशान है, जो किराया निश्चित है एम्बुलेंस का, उस किराए से कम 200% ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। अब आप ये देखिए, मैनपुरी से कानपुर जाने के लिए एम्बुलेंस वाले ने 1 लाख रुपया मांगा है, 1 लाख रुपया मांगा है, और उसको बेचारा मरीज आदमी जो था वो 60,000 देता रहा और वो गाड़ी लेके नहीं गया। कहाँ पर हमारा कानून है, कहाँ पर हमारी मुख्यमंत्री जी की व्यवस्थाएं हैं, कौन से डीएम साहब की स्थितियां ये है कि कोई फोन मिलाता, डीएम कोई फोन नहीं उठाता। हमारे अनिल भाई साहब जी ने अभी बतलाया, सबसे पहले गंगवार साहब जो कि केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री की एक अलग स्थिति होती है, उसको भी डीएम साहब वहाँ के बरेली के डीएम जो है अटेंड नहीं कर रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? कैसा शासन है ये? शासन ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये बीजेपी का शासन है या तानाशाही है, कि जो मन में आए, जो लोग मर रहे हैं मरने दो, सिलेंडर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं कोई मतलब नहीं है, केवल उन्हें अपने आपदा में अवसर तलाशने हैं, आपदा में अवसर तलाशे जा रहे हैं। किस तरीके से? इंजेक्शन के ऊपर, ऑक्सीमीटर के ऊपर, और आपके एम्बुलेंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए कहीं कोई व्यवस्था आपके जिले में, हम अपने जिले में देख रहे हैं, हमारे जिले में क्या स्थिति है, कितने लोग मर रहे हैं। हमारे L2 फतेहगढ़ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कम कुछ नहीं तो आधा दर्जन लोग मरे, आधा दर्जन लोग।
यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है, केवल अधिनायकवाद रह गया है। और ये बीजेपी के अधिनायकवादी मानसिकता जो है वो पूरे देश में फैल चुकी है और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। आगे गृह युद्ध की स्थितियां तैयार करी जा रही हैं। हाँ शेखर भाई, थोड़ा हमें भी समय देना, कारण ये कि बहुत ज्यादा समय आदरणीय मिश्रा जी ने ले लिया और हमारी बहन जी ने ले लिया। बहन जी से शुरुआत हमारी जो आदरणीय बहन जी हैं, इनकी भाषा और राहुल जी की भाषा थोड़ा इन्होंने सीख लिया है कि अपने बड़ों के प्रति किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात तो ये, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे से लड़के नहीं हैं जो आपके पप्पू जी हैं, और शायद आपसे भी उम्र में बड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पद है उसकी एक गरिमा होती है, उस गरिमा के आधार पर ही आप उनका उद्बोधन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस, और अभी भाई हमारे बता रहे थे कि अधिनायकवाद इमरजेंसी जब लागू हुई थी तो अधिनायकवाद नहीं था, आज अधिनायकवाद हो गया है। ठीक है, चलो इसका भी जवाब जनता देगी। रही बात आपदा में अफसर की, वो एक पॉजिटिव वे में कहा गया था, उन मक्कार बेईमानों के लिए नहीं कहा गया था कि आपदा में अफसर ढूंढे। अभी रेमडेसिविर की एक बात आई थी कि नंबर 2 की डुप्लीकेट रेमडेसिविर बनी। हम आप समाज में रहते हैं, कोई भी बाजार में ऐसा उत्पाद पिछले कई विगत वर्षों से, मैंने भी अपना जीवन इसी समाज में काटा है, हर चीज का डुप्लीकेट इस समाज में मौजूद था। ये देन किसकी है, इस पर भी जरा विचार करो कि पूर्ववर्ती सरकारें जो रही हैं उनका क्या योगदान रहा। आप मंजन खरीदने जाएं, डुप्लीकेट मंजन भी मिलेगा, आप कुछ भी खरीदें डुप्लीकेट मिलेगा। ये बात सही है, जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और हो भी रही। रही बात एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस उन्होंने पहले तो, हमारे जो पैनल में बैठे हैं इनको सही जानकारी नहीं है, उस जनपद के लिए 80 एम्बुलेंस खरीदी गई जो कि सांसद निधि से खरीदी गई थी, और 80 एम्बुलेंस में 50 एम्बुलेंस संचालित हैं, 40 एम्बुलेंस जो है, हाँ 30 एम्बुलेंस जो है, 30 एम्बुलेंस जो है वो कोरोना से इफेक्टेड ड्राइवर होने के कारण वो खड़ी कर, लेकिन उस जनपद में एम्बुलेंस की कमी के कारण कोई भी रोगी कहीं पर भी कोई शिकायत करता नहीं है। देश का सबसे एम्बुलेंस के मामले में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस वाला जिला रूड़ी जी का जिला आता है, जिसके वो सांसद हैं। अब बहुत सारी बातें, आलोचना तो कुछ भी की जा सकती है, जब बड़ी आपदा आती है तो उसके लिए संसाधन छोटे पड़ जाते हैं, और खासकर प्राकृतिक आपदा। आप अमेरिका को आप एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जिसकी आबादी मात्र शायद 35-36 करोड़ है, लेकिन वहां पर कितने लोग मरे, शायद 5.5 लाख 6 लाख लोग मरे। हमारे यहाँ का क्या, करीब 1.5 लाख, और उनकी जनसंख्या के अनुपात में अगर देखें तो अमेरिका जैसे कम से कम तो 5 देश बन जाएंगे, 15 करीब, हाँ 5 देश बन जाएंगे। तो वहां पर 35 करोड़ की आबादी में लगभग 6 लाख लोग मरे हैं। हमारे यहाँ 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में संख्या लगभग 1.5-2 लाख की। तो कहीं ना कहीं, और वो विकसित राष्ट्र हैं, हम सब लोग विकासशील राष्ट्र हैं। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, जिम्मेदारी विकसित राष्ट्र बनाने की। आज की आलोचना कर रहे हैं, बैठ करके हमारी बहन भी आलोचना कर रही हैं, कोई अधिनायक बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि पूरी तरीके से सिस्टम फेल है। आप पूरे वैश्विक धरातल पर देखिए ना, जहां पर पूरे विश्व की सब व्यवस्थाएं धराशायी हो गई, उसके बाद भी हम इतनी बड़ी जनसंख्या के देश होने के बावजूद भी इतने सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये एक विश्व का एक उदाहरण है। आरोप प्रत्यारोप का करने का समय नहीं है। आज कांग्रेस क्या कर रही है, सवेरे सो करके राहुल गांधी उठते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं,
प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिख देते हैं, सोनिया गांधी उठती है एक ट्वीट कर देती हैं, एक चिट्ठी लिख देती हैं। अरे आपदा में कहाँ पर आप खड़े दिखाई देते हैं? आपने कोई कार्य योजना बनाई? आप भी तो राजनीतिक पार्टी हैं, प्रमुख राजनीतिक दल हैं। आप जैसे हमारा आरएसएस काम कर रहा है, बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रमुख मंदिर काम कर रहे हैं। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, कहीं पर भी आप एक उदाहरण लाइए कि कांग्रेस ने ऐसा कार्य किया हो कोविड के लिए? कुछ नहीं। एक ट्वीट कर दिया, प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, जैसा कि केजरीवाल लिख रहे हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो राजनीति करने का वक्त नहीं है। सभी पार्टियों को एक मत होकर के, एक साथ मिलकर के देश की जनता को बचाना है। और आप सब लोग विशुद्ध राजनीति करते हैं, जनता देख रही, जवाब देगी। अनिल मिश्रा जी। भाई साहब, दो चीजें खास तौर पे निकल करके सामने आई। बाकी और जो बातें आई आलोक भाई ने कही वो सब आई, मैं जो कही वो बातें साफ आई। और मैं एक आग्रह करूंगा, एक अनुरोध करूंगा आलोक भाई, जो सबसे पहले एक बात कही गई कि हम लोग जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं, क्षमा चाहूंगा। सांसद निधि की जो गाइडलाइन है और सांसद निधि किस तरीके से किससे क्या चीजें खरीदी जाती हैं और उसके बाद में किस व्यवस्था के तहत उनका प्रयोग होना चाहिए, मैं कहूंगा कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। मैंने जो है मुतवातिर 20 साल 25 साल निधि, अरे नहीं सर, वो प्रयोग में है गाड़ियां। नहीं, प्रयोग में नहीं है गाड़ी। वो कहाँ खड़ी हुई है? गाड़ियां किसके कब्जे में, किसके कब्जे में खड़ी हुई है? ऐसा है कि जिला प्रशासन के जिला प्रशासन के पास जगह नहीं थी, तो कहाँ जिला प्रशासन के कब्जे में नहीं है, वो किसी प्राइवेट एक उनके रूडी साहब के कैंपस में खड़ी हुई है। दूसरी बात, अब यहीं पे एक सवाल और आ गया। मैं एक सवाल और कर रहा हूँ। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद इतना अक्षम है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है कि हम 70 एम्बुलेंस के लिए ड्राइव नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसी आपदा की स्थिति में इससे बढ़ करके और फेल्योर का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। और रेमडेसिविर वाली बात जो आई, 50 जनपद में एम्बुलेंस चल रही है, उस जनपद में 50 एम्बुलेंस कार्यरत है। 30 क्यों नहीं कार्यरत हैं? एक एक जनपद में 500-500 लोगों को अगर जरूरत है, 1000 लोगों को जरूरत है, तो 30 क्यों नहीं कार्यरत है? मानव, एक भी घटना ऐसी नहीं आई जिसे एम्बुलेंस मिली ना हो। तो अगर कोई FIR नहीं हुई है तो इसका मतलब ये कि साहब डकैती नहीं पड़ी है। नहीं, अगर है भी और माना तो पप्पू यादव गिरफ्तार क्यों हुए? और सुनिए, पप्पू यादव मैं बता दूं, सुनिए आलोक की यादव की प्रकरण आप बहुत ज्यादा बताएंगे ना, दूसरों पे आक्षेप करने की बात नहीं है। यादव की जो गिरफ्तारी हुई है वो दूसरे मुकदमे में हुई है। ये तो सत्यता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। दूसरी सरकारों की पर्चियां निकाल के नहीं कुछ कर पाएंगे आप। जानकारी करिए, उनके ऊपर कोरोना महामारी का अधिनियम का भी जो है लगाया गया है। इस बात की जानकारी नहीं है। सुनिए, अरे पूरी बात सुनने मुझे पहले, आप टीवी देख लीजिए, आप सुनिए पूरा। मैंने बाकायदा सुना है और आप सुनिए मेरी बात को। पप्पू यादव ने जिस वक्त उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, उन्होंने बाकायदा प्रजातांत्रिक तरीके से कहा कि मैं लिख करके दे रहा हूं कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा। और इसके पश्चात केवल एक विकल्प था सत्ता पक्ष के पास में कि वो कहते कि हमने नजरबंद कर दिया है आपको, आपके घर के दरवाजे पे पुलिस लगा दी है, अगर आप जो है वो निकलेंगे और इसका उल्लंघन करेंगे हम आपको गिरफ्तार करेंगे। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजने की साजिश, मैं साफ तौर के ऊपर कह रहा हूं कि ये इनको जो है वो बाकायदा पप्पू यादव के नातेदार, रिश्तेदार और उनके घर वालों को और हिंदुस्तान के किसी न किसी नागरिक को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, उनकी जान की हिफाजत के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। मिश्रा जी, सुन लीजिए पूरी बात। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके ऊपर एक पहला से मुकदमा चल रहा था, उसके अंतर्गत गिरफ्तारी हुई। कोई खतरा है? ये गलत जानकारी है। गलत जानकारी नहीं, आप उसको चेक कर लीजिए। जो टीवी पे आ रही है उसमें ये देख लिया हमने, चेक कर लिया। है ना, ये ऊपर आ जाइए। अब दूसरे सवाल, केवल कोरोना के उल्लंघन में उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार इसलिए किया गया कि वो रूडी जी के घर पे पहुंच गया ड्राइवर लेके। ये लीजिए ड्राइवर, इसलिए गिरफ्तार करेगा। मैं इनसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब नहीं। का क्षेत्र अलग है, उनका क्षेत्र मधेपुरा अलग है,
जी के घर पहुंच के जाकर फरीदाबाद की अगर राजनीति करते हैं और आप कानपुर में जाकर के कानपुर के सांसद को सकते हैं। अगर वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि परेशानी है, समस्या है, तो हम कानपुर भी जा सकते हैं। आप अपने मधेपुरा की समस्या सारंग पहुंच के जा करके जी हाँ, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? ये हमारी मानवता का आधार पर हम जा सकते हैं। शुद्ध राजनीति करने के लिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ये कर रहे हैं। आप फरीदाबाद के व्यक्ति हो करके और आप लखनऊ में चले जाएं सांसद के यहाँ आलोक भाई जाकर जवाब दीजिए। एक सेकंड आलोक भाई, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हमेशा इतिहास में जाते हैं आप लोग, आप कहते हैं कि ये ऐसा हुआ, कांग्रेस सरकार में भी होता था कि नकली दवा बन जाती थी, आपने कहा नकली जो है वो अपने उत्पादन हो जाते थे। मान्यवर, ये नकली उत्पादन कर कौन रहा था? वहां पर विश्व हिंदू परिषद का जबलपुर में अरे सर मानी चाहिए हमको भैया, सूचना दे दी आपने, फिर गलत सूचना दे दी। अरे सुनिए, हिंदू परिषद का अस्पताल चला रहा था, वहाँ के डॉक्टर ने अब आप मेरी बात सुनिए। आपके विश्व हिंदू परिषद में जबलपुर शहर का नर्मदा क्षेत्र का अध्यक्ष जो है सरबजीत सिंह मोखा है, और उसका मैनेजर जो है वो एक मिनट और मोखा जो है वो अपने मालिक है वहां पे जहां पे इंजेक्शन बनाए गए थे। तो विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष, और उसके बाद में अभी तक विश्व हिंदू परिषद का कोई बयान नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान नहीं। कर रहे हैं जो अखबारों में गलत व्याख्या कर रहे हैं। अभी शेखर भाई खुद कह रहे थे वहाँ अस्पताल चलाते हैं, वो डॉक्टर ने गलत रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दिया। आक्षेप लगाते हो और इतिहास में जाते हो। अगर कांग्रेस ने कोई गलतियां की, गलतियां आप दोहरा रहे हो, तो आप कौन सी गलती कराई? कौन सी हमने इमरजेंसी लगा दी? अब जब आपने कहा तो सुनिए, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की इमरजेंसी है, इसमें भी आप राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस के एक सांसद ने, विवेक तनखा ने, इसकी सीबीआई जांच की मांग की है, और उसने बताया है कि 3000 इंजेक्शन इंदौर गए, उसने बताया कि 3500 इंजेक्शन जबलपुर गए और देश के विभिन्न भागों में गए, और पूरे के पूरे रैकेट हैं। मैं एक बात और मांग कर रहा हूं आपके माध्यम से कि ये जितने इंजेक्शन गए हैं 1 लाख, ये कहां गए, उनमें से कितनी खपत हो गई, कितनों की मौत हुई, और उसके बाद में कितने इंजेक्शन आज हैं? क्या आपके जो है अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बचे हुए इंजेक्शनों का जखीरा बरामद किया जो भविष्य में आदमी ना मर जाए? बिल्कुल अक्षमता है साफ तौर के ऊपर आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और उसके बाद अभी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन में कांग्रेस के नेता फंसे, आपके नेता फंसे, ये भूल गए अभी 4 दिन पहले। अरे अगर कत्ल कर दिया तो आपको कत्ल करने की छूट मिल गई? मिल गई, कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, पकड़े नहीं जाएंगे बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आपका हो, कांग्रेस का हो, कानून अपना काम करता है। कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी, फाइल जा रही है, साल पीटासाई चल रही है, ये सुनते सुनते तो लाशों के ढेर लग गए। अब माफ करो भाई, अरे ये बता दो जरा कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, ये समझकर हर सितम हम सह गए। अब बचा कौन सा सितम है यार? यादव को आप सब लोग विशुद्ध राजनीति करते हो। अरे आपदा का समय है, सब लोग मिलकर के साथ कदम, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप कार्य करिए। जो आवाज तुम्हारे खिलाफ कमियां निकालने के लिए बैठे, रात को सो जाते हैं, सुबह उठे एक कमी ढूंढे और पोस्ट करने की साजिश हो गई है। अरे आप फील्ड में आइए, कांग्रेस ने अभी तक क्या किया? एक भी जन सहायतार्थ केंद्र खोला कि नहीं खोला? सत्ता में शिविर लगाया? 1 मिनट, कुछ नहीं किया। मंदिर खुला, अरे आपको तो कर्म से करना चाहिए कांग्रेस को, सामने रहे और उसके बाद हमारे ऊपर स्वास्थ्य का रोना रोते हो। कर दीजिए प्लीज। हम क्या करते हैं? आपने जितने एम्स पिछले 70 वर्षों में बनाए, उतने एम्स हम सब लोगों ने मात्र 7 वर्षों में बना करके दिए। एक 4 लाइन 4 पंक्तियां हैं केवल, आप सुन लो, इसमें जवाब आया जा रहा है। एक साहब कत्ल हो गए, उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा कातिल जो है जिम्मेदार कौन है? कहने लगे साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसी बात कह गए। लोगों ने कहा क्यों? अरे कहने लगे साहब न कहीं दूर के पर्वत के ऊपर जिद हुई होती, न जलवा दिखाया गया होता, न पर्वत जल करके राख होता, न उस राख का काजल बना होता, न उस काजल को मेरी मासूक ने लगाया होता, न मुझे घूर करके देखा होता प्रेम से, और न मैं कत्ल हुआ होता।
कांग्रेस सरकार ने ये किया, वो किया, ये किया, वो जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। अरे भाई मेरे आज की तारीख में जो है 75 को बचाइए, कौन जिम्मेदार? बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं। अरे आप तो आप नकली की बात करते हैं, आपने तो नकली नोट छापे। हम तो भाजपा की गवर्नमेंट को नोट। चलिए बुलेटिन की आज की चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, रवि जी का, अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत महाजन जी का बहुत धन्यवाद और राज गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।